कि मध्य प्रदेश में सरकार कोई निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है, चाहे वो पालक के पक्ष में हो या स्कूल के पक्ष में, कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। तो अब सरकार किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से बचना चाहती है। ना तो सरकार अपनी ओर से ये बोलना चाहती है कि स्कूल खुले जाएं, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद कोई परिस्थितियाँ बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पे आती है। निर्णय स्कूल खोलने का कब लेंगे, या स्कूल का सेशन खुलेगा नहीं खुलेगा इस पर निर्णय, तो आपको नहीं लग रहा है कि तीन मुखिया निर्णय ले रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है? हमने भी अपने ग्रुप में सर्वे किया था, तो मोस्ट ऑफ दी पेरेंट अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सहमत नहीं है। उनका कहना है कि अच्छा ये प्राइवेट स्कूल है क्या, तो नहीं, प्राइवेट स्कूल हमारे दायरे में नहीं आता है। तो आप सरकारी अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके साथ हम खड़े हैं, आपकी समस्या हम सुन सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल की समस्या नहीं सुन सकते। निजी स्कूल से संबंधित मामला है तो उसको स्पष्ट रूप से सुनने से इनकार कर दिया जाता है। तो ये माना जाता है, आम धारणा पेरेंट्स में ये बन गई है कि सरकार सुनना ही नहीं चाहती निजी स्कूलों के खिलाफ कोई भी शिकायत। SchoolKhabar.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में जैसा हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, आज मुद्दा ये है कि पेरेंट्स कोरोना काल में परेशान हैं। परेशानी ये है कि आज वो अपनी फ़ीस कैसे भरें, परेशानी ये है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए कैसे। इन सब में पेरेंट्स की जो नज़र है वो सरकार की तरफ है, परंतु जब सरकार को कोई निर्णय लेने का समय आता है, पेरेंट्स के पक्ष में हो या स्कूल के पक्ष में हो, यानी शिक्षा के विषय में हो, तो सरकार हर बार अटक जाती है। सरकार हर बार किसी न किसी निर्णय लेने के लिए कोर्ट की तरफ देखती है। क्या मध्य प्रदेश की सरकार हर निर्णय कोर्ट की पहल से ही लेगी? इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। आज जागो पालक जागो संघ के अध्यक्ष आदरणीय चंचल गुप्ता जी हमारे साथ होंगे। सबसे विषय यही है क्योंकि इन सब में परेशान कौन हो रहा है? परेशान हो रहे हैं वो पेरेंट्स, वो माँ बाप जिनके बच्चे आज शिक्षा 2 साल से नहीं ले पा रहे हैं। शिक्षा उस रूप में मिलनी चाहिए जैसी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। पेरेंट्स जिनकी आज इनकम कम हो गई है, उनको वो पेरेंट्स फीस नहीं भर पा रहे हैं। आज चूँकि पूरा मामला पेरेंट्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए आज हमने बात सोचा कि हम आज बात करें चंचल जी के साथ कि कैसे सरकार आज निर्णय ले पाएगी या सरकार कुछ कर पाएगी या भी नहीं पाएगी। तो सीधा सवाल में आज हम बात करेंगे क्यों अधर में है मध्य प्रदेश सरकार। चंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और सीधा सवाल में जैसा हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं हम आपसे, तो पहला सवाल मैं सीधे यही पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में सरकार कोई निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है, चाहे वो पालक के पक्ष में हो या स्कूल के पक्ष में हो, कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी निर्णय को लेने के लिए सबसे पहले कोई नीति होना चाहिए, उसके बाद एक नियत होना चाहिए साफ, जिसके चलते निर्णय लिए जाएं, और उसके बाद आती है संसाधनों की बात। तो अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश की सरकार की शिक्षा को लेकर कोई स्पष्ट नीति रही ही नहीं है शुरू से। पूरे देश के हर राज्य में लगभग शिक्षा को लेकर या फीस को नियंत्रित करने के लिए निजी स्कूलों की कानून बना हुआ है। बिहार जो सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है, वहाँ भी वर्षों पहले फीस रेगुलेटरी एक्ट बन गया था। मध्य प्रदेश के पालकों का दुर्भाग्य है कि सरकार ने कभी फीस रेगुलेटरी एक्ट बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। सरकार ने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमको इनकी फ़ीस को नियंत्रित करना है। 2009 में कुछ अभिभावक संगठनों ने इसके बारे में आवाज़ उठाई, सरकार से मांग करना शुरू करी। अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर आंदोलन प्रदर्शन हुए, हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई इसको लेकर, और एक लंबे संघर्ष के बाद 2015 में मध्य प्रदेश शासन ने इस बात को माना कि हम फीस रेगुलेटरी एक्ट बनाएंगे। 6 साल तक संघर्ष और उसके बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश में फीस रेगुलेटरी एक्ट बनेगा। 2015 से 2017 तक पूरे प्रदेश में ये एक्सरसाइज हुई, एक कमेटी बना के कि फीस रेगुलेटरी एक्ट में क्या प्रावधान होना चाहिए पेरेंट के हित में या स्कूलों को लेकर। 2 साल की एक्सरसाइज के बाद 2017 में मध्य प्रदेश में एक फीस रेगुलेटरी एक्ट बन के गज़ट नोटिफिकेशन हुआ था। वो एक्ट 2017 में लागू किया जा सकता था, और वो लागू होता तो सरकार के पास कुछ अधिकार होते स्कूलों की फ़ीस को नियंत्रित करने के, और निजी स्कूलों की फ़ीस तय करने का एक फार्मूला बन सकता था। परंतु वहीं फिर वो नीति की बात है कि ये सिलसिला चलता रहा। ये 2017 के बाद से लेकर लगातार 2020 तक सरकार ने उस एक्ट के नियम बना के उसको लागू नहीं किया। नियम बनाने के नाम पे समितियां बनती रही, नियम बनते रहे, बिगड़ते रहे।
इसी का दुष्परिणाम ये हुआ कि जब 2020 में अचानक से देश ने एक लॉकडाउन का सामना किया और सवाल खड़ा हुआ कि निजी स्कूलों की फ़ीस किस तरह से तय हो, उसमें सरकार ने एक निर्णय लिया, वो भी आधा अधूरा सा निर्णय था कि केवल ट्यूशन फ़ीस निजी स्कूल ले सकेंगे। शासन का शायद अध्ययन पूरा नहीं था कि मध्य प्रदेश के अधिकांश स्कूल जो फ़ीस लेते हैं वो ट्यूशन फ़ीस के नाम से ही लेते हैं, उसमें सारे खर्चे जुड़े रहते हैं। इस आधे अधूरे निर्णय को भी स्कूल वालों ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया। वो चैलेंज इसलिए किया क्योंकि उस वक्त भी मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कानून नहीं था कि सरकार फ़ीस को नियंत्रित कर सके निजी स्कूलों की, जिसके चलते सरकार को हाईकोर्ट में भी नुकसान उठाना पड़ा और कहीं ना कहीं। लेकिन इन सब में जो आप बात कर रहे हैं, पेरेंट्स तो वही रह गया, सरकार कुछ और कर रही है, कोर्ट भी ले रहे हैं, लेकिन कहीं नतीजे पे निर्णय नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि अभी भी शासन की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। जैसा मैंने बताया कि शुरू से शिक्षा को लेकर, निजी स्कूलों को नियंत्रित करने को लेकर शासन की कोई नीति तब भी स्पष्ट नहीं थी, आज भी स्पष्ट नहीं है। जो भी शासन ने आदेश जारी करे हैं, हाईकोर्ट ने जो आदेश जारी करे हैं, जो कुछ मामूली रिलीफ पेरेंट्स को दी है, वो भी रिलीफ पेरेंट तक आज तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि उसका जो एग्जीक्यूशन होता है, स्थानीय प्रशासन को उन नियमों को लागू करवाना होता है। स्थानीय प्रशासन जिसमें जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग, सभी लोग आज भी ये कह के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमें सीबीएसई स्कूल को गवर्न करने की कोई पावर नहीं है, जबकि हाईकोर्ट के इसमें स्पष्ट आदेश हैं कि यदि उनके आदेश का उल्लंघन हो रहा है तो किस तरह की कार्रवाई की जाना चाहिए। या राज्य शासन ने भी कुछ आदेश जारी करे हैं जिनका पालन करवाना कलेक्टर को, जिला शिक्षा अधिकारी को सुनिश्चित किया है। पर वहाँ फिर वही बात आती है कि स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार तक पालकों और अभिभावकों के बारे में कोई विचार नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं बहाना बना के अपनी जिम्मेदारी से बचती रही है। तो इसका कारण क्या लग रहा है? क्या चूँकि 3 लोग यहाँ पर आज निर्णय ले रहे हैं शिक्षा में। पहला, मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री, उनका कुछ और बयान आता है कि 1 जुलाई से स्कूल खोले जाएंगे। फिर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का एक बयान आता है कि स्कूल 1 अगस्त से खोले जाएंगे। फिर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी का जो एक बयान आता है कि 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। अभी इस पर हम निर्णय नहीं ले पाए हैं और निर्णय लेने के लिए हमने 4 प्रमुख बिंदुओं पर हमने जनता से राय मांगी है। पहला बिंदु ये कि स्कूल सेशन कब से स्टार्ट किया जाए। दूसरा कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल कब से खोले जाएं। तीसरा निर्णय कि 9 से 12 स्कूल खोले जाएं और चौथा ऑनलाइन या ऑफलाइन स्कूल कब खोले जाएं। और इसकी जो डेडलाइन सरकार तय करती है वो 30 जून, और इस डेडलाइन के बीच में ही बयान दूसरे आ जाते हैं। और जब 30 जून तक जनता से सजेशन लेंगे तो निर्णय स्कूल खोलने का कब लेंगे या स्कूल का सेशन खुलेगा नहीं खुलेगा इस पर निर्णय। तो आपको नहीं लग रहा है कि 3 मुखिया निर्णय ले रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है? नहीं, इसका जो स्पष्ट कारण है वो ये है कि सरकार में आपसी समन्वय की कमी है। निजी विचारों के आधार पर हर व्यक्ति अपना बयान दे देता है। मोहन यादव जी का कोई निजी विचार, निजी मत रहा होगा, उन्होंने उसके हिसाब से बयान दे दिया। जिला अपने जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने उनके व्यक्तिगत मत के आधार पर कोई बयान दे दिया। और शिवराज जी भी कई बार जो बयान देते हैं उनके कोई तार्किक आधार नहीं होते हैं। और जैसा कि आपकी बात से स्पष्ट है कि 30 जून तक एक सर्वे उन्होंने कंडक्ट किया था, तो निश्चित रूप से 30 जून तक वो सर्वे होना था। उसके बाद उसके आंकड़े आने थे, वो आंकड़े सार्वजनिक किए जाने थे और उनकी स्टडी करके ही एक ऑथेंटिक सरकारी बयान जारी किया जाना था। पर चूँकि वो समन्वय की कमी है और जो हमारा मानना है कि जो जनता से सर्वे भी करवाए जाते हैं वो एक औपचारिकता होती है, ताकि सरकार, चूँकि अभी कोविड को लेकर आने वाले समय में क्या स्थितियाँ बनेगी वो स्पष्ट नहीं है, तो अब सरकार किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से बचना चाहती है। ना तो सरकार अपनी ओर से ये बोलना चाहती है कि स्कूल खोले जाएं, क्योंकि स्कूल खोलने के बाद कोई परिस्थितियाँ बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पे आती है। ना ही सरकार ये बोलना चाहती है कि स्कूल ना खुले जाएं। तो वो उस अनिर्णय की स्थिति से बचने के लिए एक सर्वे का जो भी दिखावा हमारा मानना है करा गया, और उस सर्वे के परिणाम कितने पेरेंट्स ने उस सर्वे में हिस्सा लिया, क्या उसके एग्जैक्ट रिजल्ट थे, उसको सार्वजनिक आज भी नहीं किया गया है और ना उसके आधार पे कोई घोषणा की गई है। तो निजी अपनी राय सब व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे अभी हाल, और उसमें भी पेरेंट का कोई ओपिनियन, जितना हमने भी अपने ग्रुप में सर्वे किया था, तो मोस्ट ऑफ दी पेरेंट अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सहमत नहीं है। कारण यही है कि अभी जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही है, कई देशों में कोविड पलट के आया है, अपने देश में भी कई जगह स्थितियाँ अभी उतनी संभली नहीं है, तो बड़ा सवाल बच्चों की सुरक्षा का है पेरेंट्स के भी सामने। तो अभी फ़िलहाल तो हमारा जो एक हमारे जो एसोसिएशन का सर्वे था उसमें पेरेंट किसी भी तरह से सहमत नहीं है बच्चों को फिज़िकली स्कूल भेजने में। अच्छा, एक और बात जो कि सरकार को निर्णय को लेकर कि जब
पेरेंट्स को कोई समस्या आ रही है या किसी भी स्कूल को समस्या आ रही है तो प्राइवेट स्कूल वो सरकार के पास ही जाएगा, और सरकार के पास कनेक्ट करने के लिए उसके पास एक ही माध्यम है, वो सीएम हेल्पलाइन। तो जब सीएम हेल्पलाइन में वो कॉल करता है पेरेंट्स, तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये आती है कि भाई आप कहाँ से बोल रहे हैं। उसने बोला कि मैं ये स्कूल से बोल रहा हूँ, ये कॉन्वेंट स्कूल से बोल रहा हूँ। तो उनका कहना है कि अच्छा ये प्राइवेट स्कूल है क्या? तो नहीं, प्राइवेट स्कूल हमारे दायरे में नहीं आता है। तो आप सरकारी अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके साथ हम खड़े हैं, आपकी समस्या हम सुन सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल की समस्या नहीं सुन सकते। तो प्राइवेट स्कूल का पालक कहाँ जाए फिर? तो ये भी एक अजीब विडंबना है पूरे प्रदेश में कि जो एक लोकल बॉडी होती है निजी स्कूलों को गवर्न करने के लिए, एजुकेशन को गवर्न करने के लिए, एक स्कूल शिक्षा विभाग है मध्य प्रदेश का, जिसमें जिले पे जिला शिक्षा अधिकारी होता है। इंदौर के जिला शिक्षा अधिकारी के बाद एक संयुक्त संचालक होते हैं, संयुक्त संचालक के बाद कलेक्टर साहब होते हैं। इंदौर की तीनों अथॉरिटी जब भी उनके पास कोई पेरेंट निजी स्कूल की कोई शिकायत लेके जाते हैं, उस शिकायत को वो सुनने से इनकार कर देते हैं ये बोल के कि सीबीएसई स्कूल के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने का हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेज आता है सीएम हेल्पलाइन का। सीएम हेल्पलाइन पे जब हम शिकायत के लिए कॉल करते हैं, कोई भी पेरेंट कॉल करता है, तो वहाँ निजी स्कूल का नाम सुनते ही उस शिकायत को दर्ज करने से मना कर दिया जाता है। यदि किसी तरह से उनको कन्विंस करें कि हमने इसकी कोई शिकायत करी है स्थानीय प्रशासन को और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो हमारी शिकायत स्कूल के खिलाफ नहीं है, प्रशासन के खिलाफ है या जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ है या शिक्षा विभाग के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ है, तो भी यदि वो किसी निजी स्कूल से संबंधित मामला है तो उसको स्पष्ट रूप से सुनने से इनकार कर दिया जाता है। तो ये माना जाता है, आम धारणा पेरेंट्स में ये बन गई है कि सरकार सुनना ही नहीं चाहती निजी स्कूलों के खिलाफ कोई भी शिकायत, इसलिए ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है। जबकि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसमें सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड सभी बोर्ड को शामिल किया है, और हाई कोर्ट के आदेश का पालन करवाना स्थानीय प्रशासन की, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो अधिकार क्षेत्र का कहीं कोई प्रश्न नहीं है। राज्य शासन भी निजी स्कूलों को लेकर जो आदेश जारी करता रहा है, उसको एग्जीक्यूशन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, जो आदेश जारी किए जाते हैं, वो जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से ही होते हैं। फिर भी ये जानते बूझते सिर्फ अधिकार क्षेत्र नहीं है ये बोल के अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पेरेंट्स के पास इसके बाद विकल्प नहीं है। अधिकतम पेरेंट कोशिश करेगा तो कलेक्टर साहब के पास चला जाता है या इंदौर में कमिश्नर साहब के पास चला जाएगा, बट अल्टीमेटली उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। कलेक्टर साहब स्पष्ट रूप से पेरेंट्स को ये सलाह देते हैं जब कोई शिकायत लेके जाता है, या जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जब भी कोई सीबीएसई स्कूल की शिकायत लेके जाता है या आईसीएसई बोर्ड की शिकायत लेके जाता है, तो स्पष्ट रूप से ये सलाह देते हैं कि आप कोर्ट में कार्रवाई करिए, कोर्ट में केस लगा दीजिए। जबकि ये बहुत अव्यवहारिक बात है कि कोई भी पेरेंट अपनी छोटी सी कोई शिकायत है, समस्या है, तो उसके लिए हर पेरेंट कोर्ट जाए। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन का झुकाव निजी स्कूलों की तरफ है, ये बोल सकते हैं, या जो भी उनके अपने व्यक्तिगत कारण हैं, इसका पूरा खामियाजा पेरेंट्स भुगत रहे हैं। अच्छा, एक और चूँकि कोरोना का समय चल रहा है और ये दूसरा साल पेरेंट्स का, मैं स्कूल एजुकेशन की बात करूँ तो स्कूल में फ़ीस भरने का समय चल रहा है। पेरेंट्स सरकार की तरफ नज़र उठाकर देख रहे हैं कि शायद सरकार की तरफ से कोई एक राहत आएगी कि फ़ीस में कोई कटौती होगी। दिल्ली सरकार का एक निर्णय आता है और दिल्ली सरकार 15% फ़ीस में कटौती करने के लिए स्कूलों को गाइडलाइन देती है। लेकिन ये ऐसे निर्णय मध्य प्रदेश में सरकार क्यों नहीं ले पा रही? और जब सरकार ऐसे निर्णय के लिए अपने नेता के पास जाती है, मुखिया के पास जाती है, तो कुछ विवादित बयान वहाँ से निकल के आ जाते हैं। तो ये ऐसा प्रदेश में क्यों है? देखिए, दिल्ली सरकार जब से बनी है पिछले शायद 7-8 साल से, तो पहले दिन से दिल्ली सरकार का शिक्षा के प्रति एक अपनी स्पष्ट नीति है। पिछले 7-8 साल में दिल्ली सरकार ने हजारों जो सरकारी स्कूल थे उनको रिनोवेट करके, उनको कायाकल्प करके, उनको कई मायने में निजी स्कूलों से बेहतर बनाया। दूसरा, दिल्ली सरकार ने आते ही सबसे पहले निजी स्कूलों को ऑडिट करवाया, और ऑडिट करवाने के बाद जो स्कूलों की जो मूल भावना रहती है, जो दस्तावेजों पे भी है, शासन की नीति में भी है, कि स्कूल चैरिटी के लिए होते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते हैं। पर चूंकि किसी भी स्कूल का कोई ऑडिट गवर्नमेंट नहीं करवाती है, तो वो सिर्फ कागजी बातें रह जाती है कि ये प्रॉफिट मेकिंग यूनिट नहीं है। चूँकि दिल्ली सरकार की स्पष्ट नीति थी, आते ही उन्होंने सरकारी स्कूलों के जीर्णोद्धार का, कायाकल्प का काम हाथ में लिया, वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था को सुधारा, निजी स्कूलों का ऑडिट करवाया, ऑडिट करवा के जो वो प्रॉफिट गेन कर रहे थे उस पर कंट्रोल किया और उसकी फ़ीस को नियंत्रित किया दिल्ली सरकार ने। मध्य प्रदेश में लंबे समय से ये भी मांग हो रही है कि निजी स्कूलों का ऑडिट करवाया जाए, जिससे कि जो स्कूलों की मूल भावना होती है कि ये सिर्फ सेवा के लिए चलें, उसका पालन मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुआ।
जैसा भी आपको बताया कि एक फ़ीस रेगुलेटरी एक्ट बनाने के लिए सड़क से कोर्ट तक संघर्ष करना पड़ा और 11 साल के बाद अब वो लागू हो पाया है। तो नीति और नियत की ही बात है कि मध्य प्रदेश की सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है, अन्यथा मध्य प्रदेश की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, ये काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और जिस तरह का विवाद पूरे देश में पिछले 1.5 साल से कोविड के चलते जो निजी स्कूलों और पेरेंट्स के बीच में हुआ है, ये हमारा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि इसे केंद्र सरकार को कंट्रोल करना था, किसी भी तरीके से एक नीति पूरे देश के लिए बनाना थी, क्योंकि अचानक से पूरे देश में लॉकडाउन हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही पूरा गवर्न किया है, कब लॉकडाउन लगेगा, कब खुलेगा, कैसे खुलेगा। एजुकेशन जैसे बड़े विषय की अनदेखी केंद्र सरकार ने भी करी है और उसके बाद राज्य सरकारों ने भी उसकी अनदेखी की। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य, चूँकि आपको मालूम है कि हमारा देश का जो सिस्टम है उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य ये स्टेट मैटर्स में आता है, तो इसलिए स्टेट मैटर में आता है। पर जो परिस्थितियाँ बनी थी कोविड के कारण, तो सेंट्रल ने गवर्न करा था उसको पूरा, तो कहीं ना कहीं नीति बनाई जा सकती थी या कोई गाइडलाइन दी जा सकती थी, कोई डायरेक्शन दिए जा सकते थे कि किस तरह से पेरेंट्स को रिलीफ मिले। या एक जो अनवांटेड विवाद हुआ है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आज इतनी कटुता है पेरेंट्स के मन में स्कूलों के प्रति या स्कूलों के मन में पेरेंट्स के प्रति, कि हो सकता है ये परिस्थितियाँ 4-6 महीने बाद, 1 साल में कोविड की ख़त्म हो जाएगी, स्कूल खुल जाएंगे, पर जो एक सम्मान होता था एक दूसरे के प्रति, उसमें जो कमी आई है वो एक लंबे समय तक रहेगा। और पिछले 1.5 साल में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने लगातार ये सुना है कि फ़ीस के कारण हमारे स्कूल में हमको पढ़ा नहीं रहे हैं, जिस टीचर को वो इतना रिस्पेक्ट करते थे, जिससे इतना वो डरते थे, उनको ये मालूम पड़ता है कि टीचर क्लास में, ऑनलाइन क्लास के दौरान जब वो थ्रेट करती है कि अगर आपकी फ़ीस नहीं भरेंगे तो कल से हम आपको ग्रुप से निकाल देंगे, तो वो जो एक सम्मान था, एक जो भय था टीचर्स के प्रति, वो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में भी एक अलग तरह की छवि स्कूल और टीचर के प्रति बनी है। और इसका परिणाम, दुष्परिणाम जो भी है वो लंबे समय तक सहना पड़ेगा। मतलब ये पेरेंट्स के लिए भी दुखदायी स्थिति है और कहीं ना कहीं स्कूलों के लिए भी दुखदायी स्थिति है। अच्छा, सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया, शायद जो अभी सुनने में आ रहा है कि सरकार ने ये कहा कि जो भी पेरेंट्स या जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स कोरोना काल में जिनकी डेथ हो गई है, उन परिवारों की जो शिक्षा की जो पूरी व्यवस्था है वो पूरी सरकार करेगी। तो ये एक अच्छा निर्णय सरकार की तरफ से आप मानते हैं? निश्चित रूप से अच्छा निर्णय हो सकता था अगर इसको सही तरीके से अमल में लाया जाता। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि राज्य सरकार ने ये घोषणा करी है कि हम कोविड के कारण जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है उसकी शिक्षा की व्यवस्था हम करेंगे। और उसमें आगे ये लिखा है कि उन बच्चों को सरकारी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। प्राइवेट स्कूल में नहीं? हाँ, जो अभी तक हमने पढ़ा है अखबारों में या जो भी नेट के थ्रू जानकारी मिली है, स्पष्ट नीति तो उसमें भी अभी तक शासन ने कोई घोषणा नहीं करी है। हाँ, पर जो अभी जितनी जानकारी आई उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। अब सरकारी स्कूल सारे स्टेट बोर्ड के हैं और ज़रूरी नहीं हर बच्चा स्टेट बोर्ड के स्कूल में पढ़ रहा हो। अधिकतम बच्चे CBSE बोर्ड के स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी 8वीं-10वीं के बच्चे को जिसके पेरेंट्स का निधन हो गया है कोविड के कारण, उसको उठा के अगले साल किसी मध्य प्रदेश बोर्ड के शासकीय स्कूल में डाल देंगे तो शायद वो जाना भी पसंद नहीं करेगा, और अगर जाता है तो उसकी शिक्षा उस लेवल पर उसको नहीं मिल पाएगी जो उसको मिलना थी। तो ये घोषणा अभी किस तरह से आगे बढ़ेगी इसकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है, पर अगर यदि वाकई में सरकार ये करना चाहती है तो ये होना था, एक बड़ी आसानी से काम हो सकता था कि जो 25% सीट्स रिजर्व होती है राइट टू एजुकेशन में, हर साल उसमें 25% बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है राइट टू एजुकेशन। सेंट्रल से ही एक अगर ये डायरेक्शन आ जाता कि जिन बच्चों के माता पिता का निधन हो गया है कोविड के चलते, वो सभी बच्चे राइट टू एजुकेशन की पॉलिसी के तहत इनरोल हो जाते हैं। नहीं, उसमें एक बड़ा समस्या ये है कि राइट टू एजुकेशन में एक बड़ा क्लॉज है। वो क्लॉज ये बोलता है कि जो माइनॉरिटी स्कूल है, तो माइनॉरिटी स्कूल में यानी सारे क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल बंद हो गए, तो वहाँ पर तो आप राइट टू एजुकेशन दे नहीं सकते। तो माइनॉरिटी स्कूल राइट टू एजुकेशन से क्यों बाहर हैं, उसके अपने अलग नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। पर अगर उसको छोड़ भी दे तो कुछ जो बच्चे अदर स्कूल्स में हैं उनको उसी तरह से मैनेज किया जा सकता था राइट टू एजुकेशन में। और अगर कोई माइनॉरिटी स्कूल अगर राइट टू एजुकेशन में कवर नहीं हो रहा है तो उसको भी गवर्नमेंट को किसी पॉलिसी को बना के जो जहाँ पढ़ रहा है जैसा पढ़ रहा है उसको कंटिन्यू करना था। अब अगर किसी बच्चे ने 8वीं 9वीं 10वीं तक या किसी भी क्लास तक किसी CBSE स्कूल से एजुकेशन लिया है और कल उसको उठा के किसी दूसरे सरकारी स्कूल में स्टेट बोर्ड के डाल देते हैं तो वो उसके मानस पे भी, उसकी मानसिकता पे एक विपरीत प्रभाव डालेगा कि मेरे पिताजी थे, मेरी माँ थी, तब तक मैं
इस तरह से अच्छे एक स्कूल में एजुकेशन ले रहा था, और अगर आज मेरे माता पिता नहीं है तो मैं किसी गली मोहल्ले के सरकारी स्कूल में दूसरे तरीके की शिक्षा व्यवस्था हो गई, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों की मानसिकता पे भी विपरीत प्रभाव डालेगा। तो उसमें नीति ये होना थी कि जो जहाँ पढ़ रहा है वहीं पढ़ेगा, जहाँ राइट टू एजुकेशन में कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ करते, जहाँ नहीं हो सकता वो किसी और पॉलिसी के तहत उसको उसमें लेना था। तो आशा करें कि सरकार कुछ निर्णय लेगी आगे। सर, आशा तो हमेशा करते हैं कि सरकार निर्णय लेगी, पर सरकार ने जो निर्णय अभी लिए हैं, जैसे अगर बात करें कि 2-3 निर्णय सरकार की तरफ से और कोर्ट की तरफ से मिले जुले जो आए हैं, जिसमें पहला निर्णय तो ये था कि केवल ट्यूशन फीस स्कूल ले सकेंगे। दुर्भाग्य से उसका भी पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो स्कूल हैं मध्य प्रदेश के लगभग 80-90% स्कूलों ने ट्यूशन फीस के हेड में सारी फीस जोड़ के रखी है, और जिसके लिए हम लगातार पिछले 1 साल से सरकार को, प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि इनकी जो ट्यूशन फीस है या स्कूल फीस है, इसमें से अदर हेड जो सरकार ने और कोर्ट ने बोले हैं वो हटा के और एक जस्टिफाइड ट्यूशन फीस तय करवाई जाए। उस पर अभी तक कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया है और ना ही स्थानीय प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। कुछ 1-2 स्कूलों के पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा इसमें विरोध प्रदर्शन करा, और तमाम शिकायतें होने के बाद इंदौर में एक मॉडल बना है कि सेंट जोसेफ स्कूल की एक मीटिंग एक एसडीएम साहब ने ली, उसमें पेरेंट्स को भी इनवाइट करा, और कुछ उनका पुराना डेटा था पेरेंट्स के पास। तो उसके आधार पर जब उसकी स्टडी की गई तो उनके पेरेंट्स को लगभग 50% ट्यूशन फीस में कमी की गई। तो सेंट जोसेफ स्कूल के साथ ही हो सकता है, तो पूरे इंदौर के पूरे प्रदेश के स्कूलों के साथ हो सकता है। एक सेंट नॉर्बर्ट स्कूल है, उसने पिछले साल 50% के आसपास पेरेंट्स को उसमें छूट दी है। सेंट रेफरस स्कूल ने 25% ट्यूशन फीस कम करी है। तो कुछ स्कूल अगर कर सकते हैं तो सभी स्कूल कर सकते हैं, पर वो अगेन वही बात आती है कि शासन इसमें किसी तरह का सकारात्मक प्रयास नहीं करना चाहता। और दूसरा ये है कि फ़ीस के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, एक सेटल्ड लॉ है, पुराने समय से चला आ रहा है। पर इस पिछले पूरे कोरोना काल में सैकड़ों हज़ारों की संख्या में बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी माता पिता फीस नहीं भर पाए, और वो पूरे साल उनको एजुकेशन से वंचित रखा गया है, जिनकी तमाम शिकायतें हुई, तमाम आदेश हाईकोर्ट के शासन के आए, पर स्थानीय प्रशासन ने उन आदेशों पर कभी अमल नहीं करवाया। फ़ीस को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था मार्च में, फरवरी में, कि 19-20 और 20-21 मतलब पिछले 2 सत्र की, चालू सत्र को छोड़ के जो भी फीस उनकी बकाया है तो 2021 मार्च से अगस्त 2021 के बीच में भरी जा सकती है। और इसमें भी अगर कोई असुविधा है पेरेंट को, तो फिर भी उसको किसी तरह की सुविधा बच्चे को जो दी जा रही है उससे बाहर नहीं करा जाएगा, पढ़ाई, परीक्षा, रिजल्ट से। पर अप्रैल मई से ही स्कूलों ने एक डेडलाइन डिक्लेयर कर दी थी, कुछ स्कूलों ने 15 मई 30 मई की, यहाँ तक आपको पूरी फ़ीस देना है, अदरवाइज़ आपकी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी, आपके रिज़ल्ट रोक लिए जाएंगे। और आज हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनके रिज़ल्ट रुके हुए हैं, जिनकी पढ़ाई रुकी हुई है, और हर पेरेंट ऐसा नहीं है जिसने कुछ भी फ़ीस नहीं भरी हो। 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर फ़ीस भरने के बाद भी, इनफैक्ट कुछ ऐसे पेरेंट हैं जिन्होंने पिछले साल की पूरी फ़ीस भर दी है। स्कूलों ने जो नया सेशन शुरू हुआ उसकी पढ़ाई शुरू नहीं करी कि इसकी वो एडवांस फ़ीस मांग रहे हैं, और इस तरह की शिकायतों भी प्रशासन की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। चलिए आशा करते हैं कि शायद आगे कुछ प्रशासन कुछ निर्णय, हाँ, शासन से उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अभी हमने एक और आखिरी बात बता देता हूँ कि इन सारी विसंगतियों को लेके एक याचिका हाईकोर्ट में और अभी हमने दायर करी है, जो अगले हफ्ते सुनवाई पे आएगी, जिसमें हमने यही सब मांग करी है कि कोर्ट ये क्लियर करे कि स्थानीय प्रशासन के क्या अधिकार हैं, और अगर ये इस तरह के वायलेशन स्कूल हो रहे हैं तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा। फ़ीस स्कूलों ने बढ़ा दी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाते हुए इस साल। तो अभी चूँकि पिछले आदेश में हाईकोर्ट ने बोला था कि निजी स्कूल जब तक नॉर्मल से डिक्लेयर नहीं होती है, कोविड खत्म नहीं होता है, सरकार घोषणा नहीं करती, तब तक इसकी फ़ीस भी नहीं बढ़ाई जाएगी निजी स्कूलों में। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो पेरेंट को रिलीफ दे सकती थी, पर नहीं मिला है। तो उसके लिए एक बार फिर से हमने कोर्ट का रुख तैयार करा है, कोर्ट के पास गए हैं। तो वापस कोर्ट ही आपकी लास्ट आशा? हमको शासन से ज़्यादा उम्मीद कोर्ट से है। क्या बात है। चलिए चंचल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जिनको जो जनता के मुद्दे भी थे और लगता है कि सरकार की तरफ से निर्णय होने थे, वो सब, और आप लगातार चूँकि कोर्ट ही गाइडलाइन सरकार को दे रहा है मध्य प्रदेश में, और आप कोर्ट को अपनी पूरी जनता की जो बात है वो पहुँचा रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप जनता के साथ खड़े हैं। सीधा सवाल में आज हमने बात की चंचल गुप्ता जी से। एक बात तो बहुत साफ है कि अभी तक पिछले 2 सालों में जो भी निर्णय लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर लिए गए। कोर्ट ने ही हमेशा जनता के पक्ष में हो या स्कूल के पक्ष में हो, कहीं ना कहीं एक साफ रणनीति, एक नीति स्कूलों को दी है। अभी भी चूँकि सरकार के इतने सारे सवाल सरकार के सामने हैं, लेकिन
सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है और उस स्थिति में वापस से जागो पालक जागो संघ के माध्यम से जनता की आवाज़ कोर्ट तक पहुंचाने का काम चंचल जी कर रहे हैं और आशा करते हैं कि हाई कोर्ट वापस से कोई एक सही नीति सरकार को देगा। लेकिन मेरा मानना ये है, चूँकि इंदर सिंह परमार जी एक बहुत ही सेंसिटिव मंत्री हैं और मेरी जब सीधा सवाल में उनसे चर्चा हुई थी तो मैंने हर मुद्दे पर उनसे बात की और उस मीटिंग के बाद मुझे याद है सीधा सवाल के इमीडिएटली उन्होंने पालक की मीटिंग कॉल किया था और उसके बाद एक अच्छा निर्णय कहीं ना कहीं स्कूलों के साथ मिलकर और पालकों के हित में कुछ हुआ। तो मेरा मानना सरकार से ये है कि जो भी कुछ करना है आपको पालक के पक्ष में या स्कूल के पक्ष में जो भी करना है, एक नीति साफ करनी ज़रूरी है और जब तक ये साफ नीति नहीं होगी और समय पर नहीं होगी, एक बहुत बड़ा नुकसान पूरी शिक्षा व्यवस्था का होगा। तो यदि सरकार तक मेरी इस प्रोग्राम के माध्यम से बात पहुंच रही है, सरकारी अफसरों तक पहुंच रही है, तो मेरा निवेदन है कि आप कोई ना कोई एक सही निर्णय इमीडिएटली लीजिए। तो सीधा सवाल में जनता के हर मुद्दे की बात हम इस पर करते रहेंगे और फिर भी आपके कोई सवाल रह गए हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर हमसे पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल में जनता के हर मुद्दे का स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए हम इस मंच पर उठाते रहेंगे। तो सीधा सवाल में इस पूरे प्रोग्राम को देखने के लिए और हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।